हेलो स्टूडेंट, तो मेंटेन आवर सराउंडिंग के इस 12वें लेक्चर में बच्चों आप सबका वेलकम है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इससे पहले हमने अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ा दिया है। सब्लिमेशन इससे पहले खत्म हुआ है। एक चीज और, सब्लिमेशन का आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। उसमें मैंने एक ड्राई आइस का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है। हाँ, उसमें मैंने ड्राई आइस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखाया हुआ है। तो आप जाएं देखें, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं लगते हैं कि लिंक हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे सेम है, क्या फर्क है, कैसे क्या क्या चीजें हैं, देखते हैं। देखिए, जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो हमने डेफिनेशन लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स और गैस। इसको आप यहां लिख सकते हैं, और गैस। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस। अच्छा, एक बार याद करिए कि हमने वेपराइजेशन जो बताया था उसमें भी यही बात नहीं बोली थी मैंने? मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने यही बात बोली थी कि उसमें भी क्या हो रहा था, लिक्विड वेपर बन रहा था। किसमें? वेपराइजेशन में। याद आ रहा है कुछ? ओके ओके। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो इवेपोरेशन होता है वो किस पे होता है? इवन इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसके? लिक्विड के। क्या क्या फर्क है कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर रहेगा, तब भी इवेपोरेशन हो जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? चलिए, क्या हमने सीखा? हमने सबसे पहले ये सीखा कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों सेम तो होते हैं, बट किस लेवल पे? चेंज के लेवल पे नहीं, प्रोसेस के लेवल पे। क्या 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 गलत बोल गया मैं? इवेपोरेशन और वेपराइजेशन सेम तो होते हैं, किस लेवल पे? प्रोसेस के लेवल पे कि चेंज के लेवल पे। दो चीजें हैं, एक मैं बोल रहा हूं प्रोसेस और एक बोल रहा हूं मैं चेंज। चेंज तो देखते हैं क्या होता है। देखो, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन आपको समझ आएगा, इंटरेस्ट आएगा। देखो, मैं पहले किस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। पहले अगर मैं बात करता हूं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में क्या होता है? चेंज होता है किसका? किसका? लिक्विड का। किसमें? लिक्विड से गैस बनता है। किसमें? इवेपोरेशन में। अच्छा, अगर हम यही बात करूं वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन की बात करूं तो उसमें भी यही काम होता है। क्या होता है? लिक्विड से गैस उसमें भी बनता है। फर्क किस लेवल पे आ रहा है? फर्क किस लेवल पे आ रहा है कि इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर देते हो, लेकिन क्या मैं बोल रहा हूं, देखो, फर्क इस लेवल पे आ रहा है कि इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी चेंज हो जाता है। यहां देखिए, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी चेंज हो जा रहा है। किसमें? किसमें? इवेपोरेशन में। जबकि वेपराइजेशन में आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। ठीक, चेंज समझ आया? चेंज समझ आया कि इवेपोरेशन वेपराइजेशन दोनों में क्या होता है? लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन फर्क ये होता है कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें आपका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, जबकि जबकि जो वेपराइजेशन होता है उसमें टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। पहली चीज आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे जैसे मैंने यही बोला ना कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे, सॉरी, इवेपोरेशन की प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से कम लेवल के टेम्परेचर पे भी हो सकती है। तो क्या इस कमरे में जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं, क्या यहां पे इवेपोरेशन पॉसिबल है?
सोच के देखो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम आपको टेम्परेचर चाहिए, तो क्या एक रूम लेवल पे, एक रूम में हम इवेपोरेशन की प्रोसेस को इमेजिन कर सकते हैं? चलो एक बार और इसको समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो सुनो। हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन तो चेंज होता है। अच्छा, चेंज में जो टेम्परेचर होगा वो किससे कम होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तभी इवेपोरेशन होगा। तो क्या इस रूम में जहां पे बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है, क्या यहां पे हम इवेपोरेशन को एक्सपीरियंस कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं, इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस, टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, इसका उदाहरण हम कैसे दें? कैसे हम मान लें कि हाँ भाई हो सकता है? अच्छा, क्या आपने ठंडक के दिनों में कपड़े कपड़े सुखाए हैं? कपड़े, ठंडक का मौसम चल रहा है, आप कमरे में रख दो तभी कपड़ा सूखता है, फैन से सुखा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, क्या कमरे में रख दे रहे हो गीला कपड़ा, तब भी क्या हो जा रहा है? सूख रहा है। तो ये भी तो वही बात हुई ना भाई, वही। अच्छा देखो देखो, आप नहीं समझ रहे हो, सुनो सुनो। हम अगर 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ, पहला एग्जाम्पल लिखा हमने। दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं क्या, क्या सुन, दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं ड्राइंग ऑफ वाटर बॉडीज। अच्छा, वाटर बॉडीज में क्या, मान लीजिए जैसे पोन्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, इन सब की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या क्या मेकिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट, मेकिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मैंने ये बोला कि इवेपोरेशन प्रोसेस होता है कि यहां पे आप लिक्विड से वेपर बनाओ या गैस बनाओ, तो कपड़ों में क्या होता है? पानी होता है। पानी धीरे धीरे सूख के उड़ता है, सूख के उड़ता है तो क्या बनाता है? वेपर बनाता है। भाई वही तो बात हुई। आप इवेपोरेशन को रूम टेम्परेचर पे देखो, एक होता है रूम टेम्परेचर, एक होता है रूम में, रूम टेम्परेचर और एक रूम में। इस रूम की कोई एक टेम्परेचर होगी, ठीक ठीक, वही टेम्परेचर बाहर भी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। बाहर टेम्परेचर अलग होगा, यहां पे टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है, ठीक है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है। रूम के अंदर हो, रूम के बाहर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन की प्रोसेस की जाती है, होती है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ, ड्राइंग ऑफ वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लाइक नहीं है, लेक्स है, लेक्स, रिवर्स। यहां है मेकिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखो देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं। इवेपोरेशन में हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे बड़ा रोल सन का होता है। इवेपोरेशन में सबसे बड़ा रोल सन का होता है। क्यों? अगर हम देखें तो सन क्या देता है? टेम्परेचर देता है। लेकिन क्या इतना टेम्परेचर देता है कि चीजें बॉयल हो जाए? नहीं, नहीं। क्या सन टेम्परेचर देता है, लेकिन उतना ही टेम्परेचर देता है कि जितने में आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाए, जितने में आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाए। अच्छा, अगर सन नहीं निकला है, किसी दिन बादल छाए हैं, तो भी उतना टेम्परेचर मिलता है। जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर आपको कहीं स्पेसिफिक जगह से मिले। द थिंग इज कि इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जहां पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, टेम्परेचर देने का सोर्स कुछ भी हो, इससे अभी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी आप पढ़ेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग किसको किसको, इवेपोरेशन को, कि कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को कम या ज्यादा करते हैं, ये भी आप अभी सीखोगे। तो उसको सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इवेपोरेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। कपड़े सुखाते हो, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। कपड़े को उबाल के तो नहीं सुखाते हो, उबाल के कोई सुखाता है तो भाई उसकी बात अलग है, लेकिन
अभी तक तो मैंने कहीं उबाल के सुखाते नहीं देखा। इवेपोरेशन की प्रोसेस से कपड़े सुखाए जाते हैं। अगली चीज, ड्राइंग ऑफ वाटर बॉडीज। अगर इवेपोरेशन की प्रोसेस ना होती तो नदी तालाब सूखते नहीं। देखो हम क्या करते हैं, हम तालाब नदी के पानी का यूज तो करते हैं, कैसे, खेतों में चला लिए, बहुत ज्यादा इरिगेशन करते हैं। अच्छा, इरिगेशन की भी प्रोसेस जो हम करते हैं वो सही नहीं होती है, बट उसकी बात यहाँ करना जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जो पानी सूखता है, कहाँ का, नदी का, तालाब का, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं गांव में उनका, उसका भी कारण क्या है, इवेपोरेशन। बहुत ज्यादा दिन तक बारिश नहीं हुई, धूप लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपके जो वाटर बॉडीज होते हैं वो सूखने लगते हैं। अच्छा, जो कॉमन सॉल्ट बनता है, कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, इसका भी मैं कुछ जरूर बताऊंगा, बट आप ऐसे जान लीजिए कि क्या करते हैं हम, जो समुद्र का पानी होता है वहां पे, जैसे मान लेते हैं ये एक एरिया है जहाँ पे समुद्र है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सी है, ठीक है, ये सी है। अब आप क्या करोगे, आप एक इतने एरिया में मिट्टी से कुछ बांध बना दोगे। जो खेत देखते हो ना, तो खेत को आप क्या करते हो, बांधते हो, मेड़ बनाते हो, मेड़ बोलते हैं गांव में उसको, बांध बनाते हो ऐसे, जिससे पानी उसके अंदर रुके। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करके, एक पिक्चर जरूर मैं यहाँ लगा दूंगा, आप देखिएगा, एक ऐसे आप बांध बना देते हो। अब इस बांध में इस नदी के पानी को आप क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो, और कलेक्ट करने के बाद में आपका सूर्य देवता के द्वारा, भाई हीट का तो वही साधन है, नॉर्मली हीट हो रहा है, हवा चल रहा है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर रहे हो, और कलेक्ट करने के बाद में इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इवेपोरेशन के द्वारा सारा पानी उड़ जाता है, तो बचता क्या है, कॉमन सॉल्ट। क्या हम नदी से उठा के डायरेक्ट चबा जाते हैं, नहीं, कतई नहीं करते। उसका क्या होता है, मैं फर्टिलाइजेशन बोल रहा था, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, शुद्धिकरण होता है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, राइट, प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। उसका प्यूरिफिकेशन होता है, तब हम लोग टाटा सॉल्ट खाते हैं। हाँ, टाटा सॉल्ट, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो हमने एक और पॉइंट यहां से निकाला कि क्या निकाला, ये निकाला एक पॉइंट कि इवेपोरेशन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, और उसके कुछ एग्जांपल हैं कि जो कपड़े सुखाते हैं आप, जो वाटर बॉडी सूखती है, या फिर कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इवेपोरेशन से होता है। अब एक बात और, मैंने बोल तो दिया कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम हो जाए तभी इवेपोरेशन की प्रोसेस हो जाती है, लेकिन एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जिस टेम्परेचर पे इवेपोरेशन की प्रोसेस हो पाए। एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्या हर जगह वो मिनिमम टेम्परेचर मिलता है, इसकी बात अभी करें, नहीं। चलिए पहले देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि इवेपोरेशन में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तो हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम हो सकता है, बट एक कुछ अमाउंट में टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। किसे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, लिक्विड को, इवेपोरेशन की प्रोसेस को कराने के लिए। देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, whatever be the minimum temperature required for the process of evaporation, ठीक है, कुछ भी मिनिमम टेम्परेचर जो आप इवेपोरेशन के लिए लगाते हो या फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, सुनो, whatever be the minimum temperature required for the process of evaporation known as latent heat। अब ये मैं अचानक से कोई एक शब्द, एक नया टर्म कहां से ला दिया। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के लेक्चर में
कि एक लेटेंट हीट नाम की टॉपिक होगी जिसको मुझे आगे पढ़ाना होगा। तो लेटेंट हीट को मैंने इवेपोरेशन से डायरेक्टली जोड़ दिया, ठीक है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, लेटेंट हीट उस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है किस काम के लिए, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदलने के लिए। बट टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ स्टेट में बदलाव के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एक बात बताओ कि यहां पे तो हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की, तो क्या केवल लिक्विड से वेपर बनाने के लिए हमको मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है? नहीं भाई, अरे भाई, हम दो काम करते हैं ना। हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। 3 पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि सॉलिड से आप लिक्विड बदलते हो, लिक्विड से आप गैस बदलते हो, ठीक है। सुनो, सॉलिड से आप थोड़ा सुंदर लिखते हैं, बड़ा गंदा लिखते हैं। इतनी चीजें आप लिख लिए हो, बहुत गंदा लिखे ना, इतनी चीजें आप लिख लिए हो, चलो बहुत बढ़िया। हम लेटेंट हीट समझाते हैं, इसके बाद में आगे की चीजों को बताएंगे। आप पॉज करके एक बार लिख लेना, ठीक है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है? देखो, हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हैं। एक पढ़ा है सॉलिड, थोड़ा सा इसको डिब्बे में बंद करते हैं। एक पढ़ा है हमने लिक्विड, एक पढ़ा हमने गैस। यही 3 पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, इन 3 स्टेट ऑफ मैटर में आपस में चेंज होता है कि आप सॉलिड से लिक्विड में बदलते हो, लिक्विड से गैस में बदलते हो, ठीक। इन्हीं को आपस में भी चेंज करते हो। बट अभी हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। क्या? लेटेंट हीट को मैंने ये बोला कि लेटेंट हीट वो हीट होती है जिसकी जरूरत किसी सब्सटेंस के स्टेट को बदलने के लिए पड़ती है। क्या बोला? मैंने बोला कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ स्टेट में बदलाव के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट का मतलब हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है हिडन हीट। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में कुछ पानी डाल देते हैं और इस पानी को हमको इवेपोरेट कराना है तो एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। जिस मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी उसी मिनिमम टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। अच्छा, इसको हिडन हीट क्यों बोलते हैं? हिडन हीट इसलिए बोलते हैं कि वो हीट की जरूरत इसके स्टेट में बदलाव के लिए पड़ती है, ना कि उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में चढ़ाव या फिर उतराव के लिए। फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि लेटेंट हीट, देखो भाई बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, धीरज रख के सुनो, बड़े अच्छे से समझ आएगा। सुनो, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, उस हीट को बोलते हैं जिस हीट की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए? किसी सब्सटेंस के स्टेट में बदलाव करने के लिए। पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि एक बीकर में पानी भरो और इसको इवेपोरेट करना है, तो इसके इवेपोरेशन के लिए एक आपको मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन सा टेम्परेचर? आप बोल लो, लेट्स से रूम टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। मान लेते हैं रूम में अभी 28 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो ये जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है यही हमारा लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि इस 28 डिग्री सेंटीग्रेड से केवल ये पानी भाप बन रहा है, ना कि इस पानी के टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। इस पानी के
टेम्परेचर में लेटेंट हीट से कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल इस पानी का स्टेट बदलेगा, ये पानी से भाप बन जाएगा, लेकिन भाप बनने के बाद भी इसका जब आप टेम्परेचर मापोगे तो ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। आई होप आपको बात समझ आई हो। क्या मैंने बोला, आप एक चाहो तो लिख लो, क्या लेटेंट मीन्स मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ स्टेट। ठीक, अच्छा एक चीज और आप नोट कर लो, नोट पॉइंट बना सकते हो, क्या क्या लेटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, केवल इसके स्टेट को बदलेगा और उस स्टेट का भी टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अलग अलग टाइप से चेंज होते हैं, कि आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो, लिक्विड से गैस बनाते हो। ठीक, तो लेटेंट हीट जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर होगा कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो आपका सॉलिड से लिक्विड बनाएगा। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो क्या करेगा, वो सॉलिड से लिक्विड बनाएगा, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड से गैस बनाएगा। सुनिए सुनिए, सॉलिड से लिक्विड बनाए तो आपका क्या हुआ, यहां पे हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप लिक्विड से गैस जा रहे हो तो लिक्विड से गैस में क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। अब देखो हम इवेपोरेशन की प्रोसेस में करते क्या है, हम इवेपोरेशन की प्रोसेस में लिक्विड को गैस बनाते हैं, तो जो मिनिमम टेम्परेचर जरूरत पड़ेगा, जिस मिनिमम टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा किस चीज के लिए, एक लिक्विड को इवेपोरेट करके गैस बनाने के लिए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आप समझ पाए होंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे बोलते हैं जिस हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक लिक्विड सब्सटेंस को गैस सब्सटेंस बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप लिख लीजिए, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमने दो काम किया है। देखिए, पहला काम हमने किया है कि आपको जो पिछली स्लाइड में समझाया था उसको बस एक स्टेटमेंट में लिख दिया। देखो, लेटेंट हीट आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब बुक में तो दिया हुआ है, शायद नई एनसीईआरटी आई है आपकी, पता नहीं उसमें है कि नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट लेटेंट हीट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है। आप ये स्टेटमेंट लिख लो, ये आप याद रखना, बस इतना ध्यान रखना कि लेटेंट हीट वो हिडन हीट होता है जो किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में बदलने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया कि वॉट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन टेक प्लेस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड whenever लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी जब भी एक सॉलिड किस में बदलेगा, लिक्विड। अगर कोई सॉलिड लिक्विड बदल रहा है तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई लिक्विड वेपर बन रहा है तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं क्या एक बहुत माइन्यूट डिटेल बता रहा हूं रिगार्डिंग इवेपोरेशन, ये आपका एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, मे भी थोड़ा आपको इंटरेस्ट लाने के लिए ऐसा कुछ है। देखो क्या है, आप एक काम करो, आप एक बाल्टी में पानी रख दो, कहाँ, धूप में भर के रख दी, तो आप क्या देखोगे कि मान लेते हैं ये हमारा है डे 1, आपने भर के रख दिया। अब ये है आपका डे 4, ठीक है, ये क्या हो गया डे 6, और ये मान लेते हैं डे 8। अच्छा, ये दिन में क्यों कम ज्यादा है भाई, धूप की रोशनी तेज धीरे हो गई, क्या पता हवा चल गया, क्या पता और कुछ हो गया। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन का रेट। ठीक है, इसलिए आप मुझे इस पे क्वेश्चन मत करना कि यहाँ पे डे 1 है तो डे 4 तो डे 6 डे 8 पे खाली कैसे हो गया। ठीक है, देखो आप क्या देखोगे कि पहले भरा हुआ है, पहले क्या देख रहे हो, मान लेते हैं आप ऐसा करो,
आपने भर दिया डे 1 पे, डे 4 पे आप देख रहे हो कि इतना क्या हो गया, इतना आपका हो गया खाली। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देखो यहां से एक लाइन यहां बना दो और एक लाइन यहां बना दो, यहां बना दो, और चाहो तो एक लाइन यहां भी बना दो, यहां भी बना दो। ठीक है, अब यहां आते हैं, यहां क्या करो, यहां पे तो एक मेन लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, और ये एक पूरी लाइन है कि आपका खाली हो गया है। आप क्या देख रहे हो कि पहले स्टार्टिंग से डे 1 से डे 4 के बीच में इतना पानी इवेपोरेट हो गया, क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। अब फिर क्या देखे, डे 4 से डे 6 के बीच में इतना पानी, ये क्या हो गया, ये भी इवेपोरेट हो गया। फिर डे 8 आते आते पूरी बाल्टी खाली हो गई, क्या हो गई, पानी इवेपोरेट हो गया। तो क्या ये बाल्टी की जरूरत है, नहीं, आप ये एक्सपेरिमेंट के लिए रख सकते हो। ठीक है, ये बनाया हूं मैं, क्या कुछ पता नहीं क्या है, देखते हैं क्या है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम इस पानी को माइक्रो लेवल पे देखें तो क्या पाएंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा ही पाएंगे ना। अच्छा, आप क्या देखोगे कि इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही पाओगे ना भाई। ये किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा आप एक बात बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई कहां होगा और लो कहां होगा, बताओ मुझे। बड़ी जाहिर सी बात है कि इन बीच वाली जगहों पे, इन जगहों पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। इन बीच वाली जगहों पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। अच्छा, इन साइड वाली जगहों पे क्या होगा, लो होगा, लो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद में हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किसकी कहां कितनी ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है तो काइनेटिक एनर्जी लो होगी। भाई जाहिर सी बात है, सॉलिड में आप देखते हो कि सॉलिड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा कैसा होता है, लेस स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो। क्या यहां मैंने बोला कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई वहां पे काइनेटिक एनर्जी लो, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो वहां पे काइनेटिक एनर्जी हाई। हाई। अच्छा, स्टेट में बदलाव के लिए आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए भाई। आप काइनेटिक एनर्जी पाओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वायलेट कर जाओ, आपका स्टेट बदल जाएगा। अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है, सॉलिड, उससे कम हुआ लिक्विड, उससे कम हुआ गैस बना दिया। सिंपल सी बात है कि अगर इन साइड वाले जगहों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब कि यहां के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। समझ आई बात। सुनो, हमेशा कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके जो आउटर के पार्टिकल होते, देखो यहाँ पे आउटर इनर से कोई मतलब है नहीं। अगर आप इस फिगर में देखो तो यहाँ की चीजें कवर है, लेकिन ऊपर की तरफ से सन की रेस पा रहा है, हीट पा रहा है, हवा पा रहा है, तो इसका जो इवेपोरेशन होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ओपन स्पेस बनाया है, तो ओपन स्पेस में ये सारी चीजें खाली हो जा रही हैं, ये सारी चीजें खाली हो जा रही है, केवल बीच का एरिया कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइड कॉम्पैक्ट है, यहाँ कॉम्पैक्ट है, यहाँ कॉम्पैक्ट है, तो जाहिर सी बात है इवेपोरेशन इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। यानी कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इन जगहों पे बहुत लो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, यहाँ के पार्टिकल्स अपना स्टेट छोड़ देंगे और क्या करेंगे, लिक्विड से गैस बना देंगे। ठीक है, गैस उनको नहीं बनाएगा, गैस वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें थी आज के लेक्चर में।
अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की। ठीक, इतनी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। लिखने को बहुत कुछ नहीं था, आप पढ़िए, ध्यान से बुक को पढ़िए, आपको इंटरेस्ट आएगा। अलग अलग क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्योंकि आपका असली टेस्ट, आपकी असली एनालिसिस क्वेश्चंस ही करती हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।